नमस्कार साथियों, मैं प्रकाश जंगीर आज की वीडियो में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम सर्वनाम और सर्वनाम पद का पद परिचय जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार उदाहरण सहित जानेंगे और उसके बाद में सर्वनाम पद का पद परिचय करेंगे। तो सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम शब्द का अर्थ है सबका नाम, अर्थात जो शब्द सबके नामों के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं या हो सकते हैं उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। वाक्य में संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने अर्थात संज्ञा के स्थान पर रखे जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे गुंजन विद्यालय जाती हैं, यहाँ पर गुंजन एक संज्ञा शब्द है, विद्यालय भी एक संज्ञा शब्द है। फिर हमने इस वाक्य को कह दिया आगे, वह वहाँ पढ़ती हैं। तो पहले वाक्य में गुंजन तथा विद्यालय शब्द संज्ञाएं हैं। दूसरे वाक्य में गुंजन के स्थान पर वह तथा विद्यालय के स्थान पर वहाँ शब्द प्रयुक्त हुए हैं, अतः वह और वहाँ शब्द संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए इन्हें सर्वनाम कहते हैं। ठीक है साथियों, अर्थात जो शब्द संज्ञा के स्थान पर रखे जाते हैं उन्हें सर्वनाम के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार साथियों, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। यह 6 प्रकार सर्वनाम के माने जाते हैं। अब हम इन 6 प्रकार का विस्तृत पूर्वक अध्ययन जानेंगे। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा, जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे शिक्षिका ने कहा, मैं आज मित्रता नामक पाठ पढ़ाऊंगी, तुम सब किताबें निकालो, वे जो बाहर घूम रहे हैं उन्हें भी बुला लो। इन वाक्यों में पहले वाक्य में जो मैं शब्द आया है यह मैं कहने या बोलने वाले के लिए है, अर्थात शिक्षिका यहाँ पर कह रही हैं, वही कहने वाली हैं, वही बोलने वाली हैं कि मैं आज मित्रता नामक पाठ पढ़ाऊंगी। दूसरे वाक्य में तुम, यह जो दूसरे वाक्य में तुम शब्द आया है सुनने वालों के लिए, यानी तुम सब किताबें निकालो, अर्थात छात्रों के लिए कहा है, जो सुन रहे हैं उन्हें कहा है कि तुम सब किताबें निकालो, अर्थात तुम शब्द सुनने वाले के लिए। तथा तीसरे वाक्य में वे कहने या बोलने वाले तथा सुनने वाले के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए गए हैं। यानी जो यहाँ पर इस वाक्य में ये जो वे शब्द आया है वह किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग हुआ है जो बोलने वाला या सुनने वाला प्रयोग कर सकता है। और इसके कारण परिभाषा के अनुसार जिन सर्वनामों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता हो वहां पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। तो इसके आधार पर मैं बोलने वाला, तुम सुनने वाले और वे जो बोलने वाले और सुनने वाले किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं, इसके आधार पर यह सारे पुरुषवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगी। इन्हीं के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनामों के भी भेद किए गए हैं, बोलने वाले के आधार पर, सुनने वाले के आधार पर और अन्य के आधार पर। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। पुरुषवाचक 3 प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। देखिए इनके बारे में।
सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनामों में उत्तम पुरुषवाचक। साथियों, उत्तम पुरुषवाचक वे सर्वनाम शब्द होते हैं जिनका प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूं और मैं ही आपको बता रहा हूं या लिख रहा हूं, तो मैं उत्तम पुरुषवाचक की श्रेणी में आऊंगा। जैसे कि मैं लिखता हूं, मेरा नाम यह है, हम खेलते हैं, हमारा, मुझको, हमको, मैंने, हमने, मुझे, हमें, मुझसे, हमसे। यानी जो शब्द हम बोलने वाले या लिखने वाले प्रयोग करते हैं, यानी अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वह उत्तम पुरुषवाचक कहलाते हैं। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक। वे सर्वनाम शब्द जो सुनने वाले के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, यानी बोलने वाला उत्तम पुरुष हुआ, सुनने वाला मध्यम पुरुष हुआ। जैसे कि तू, तुम, तुम्हारा, तुझको, तुमको, तुझे, तुम्हें, आपको, आप लोग, आप सब और आपका। यह आदर सूचक शब्द माने जाते हैं। आपको, आप लोग, आप सब, आपका। ठीक है, यह मध्यम पुरुषवाचक की श्रेणी में आएंगी। आगे हैं अन्य पुरुषवाचक। वे सर्वनाम जिनका प्रयोग बोलने वाले तथा सुनने वाले व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयुक्त करते हैं। यह, वह, ये, वे, वह ईमानदार हैं, यानी किसी अन्य के लिए प्रयोग किया गया है, प्राणी के लिए, किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए, जिसके कारण यह अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब इन तीनों का एक उदाहरण देखिए। जैसे मैंने तुम्हें कल ही बता दिया था कि वे लोग आज यहाँ नहीं आएंगे। तो इस वाक्य में जो यह मैंने शब्द है, यह उत्तम पुरुषवाचक है, क्योंकि मैं बोल रहा हूं, यानी बोलने वाले ने अपने लिए प्रयोग किया है। तुम्हें कल ही बता दिया था, अर्थात जो तुम्हें शब्द है वह सुनने वाले के लिए प्रयोग किया गया है, जिसके कारण यह मध्यम पुरुषवाचक कहलाएगा। और वे लोग अर्थात बोलने वाले ने किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग किया है, इसके कारण यह अन्य पुरुषवाचक की श्रेणी में आएंगी। ठीक है साथियों, अब दूसरा प्रकार देखिए। सर्वनाम का दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही स्पष्ट है, निश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा: किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में या स्थान की निश्चितता बताई जाएगी, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे यह, ये, वह, वे, वो आदि, ये जो हैं सारे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, किंतु यह अन्य पुरुष में भी आते हैं। परंतु हम इसकी पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? यदि वाक्य में इन पांचों सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु या स्थान की निश्चितता बताने के प्रयोग में होता है, तो वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। यानी जहां पर निश्चितता हो, निश्चय पूर्वक कहा जाए, वहां पर निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग होगा। जैसे देखिए, यह मेरा घर है, तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कहा गया है कि यह जो है मेरा घर है। वह आपकी घड़ी है, यहाँ पर भी निश्चय पूर्वक कहा गया है कि वह आपकी घड़ी है। तो इन दोनों वाक्यों में यह और वह सर्वनाम शब्द निश्चितता का बोध कराने के कारण निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ये पुरुषवाचक नहीं है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है साथियों, आगे देखिए। तीसरा प्रकार है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। परिभाषा है: वे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता, बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु के बारे में पता नहीं चले, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कुछ, कोई और किसी, यह जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम के नाम है। प्राणियों के लिए कोई और किसी सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है, जबकि पदार्थों के लिए कुछ
सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई जा रहा है, तो कोई शब्द जो है प्राणी के बारे में पूछ रहे हैं कि कोई जा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा होगा। वह कुछ खा रहा है, अर्थात कुछ का प्रयोग किसके लिए, पदार्थ के लिए हुआ है, किसी वस्तु के लिए प्रयोग हुआ है। किसी ने कहा था, अर्थात किसी व्यक्ति ने कहा था। आपसे मिलने कोई आया है, तो कोई व्यक्ति आया होगा। तो यहाँ पर अनिश्चय की स्थिति बनी हुई है। कोई जा रहा है, अनिश्चय है, कौन जा रहा है पता नहीं है। वह कुछ खा रहा है, पता नहीं है क्या खा रहा है। किसी ने कहा था, किसने कहा था वह भी पता नहीं है। आपसे मिलने कोई आया है, तो कौन आया है यह भी पता नहीं है। मतलब अनिश्चय की स्थिति बनी होने के कारण ये सारे जो शब्द हैं वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। ठीक है साथियों, अगला देखिए। चौथा प्रकार है प्रश्नवाचक सर्वनाम। परिभाषा: जिन सर्वनामों से किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना या व्यापार के बारे में प्रश्न का बोध हो, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, किसे, कितने, क्या, कब, किसकी, किसका, कहाँ, कितना, कितनी, कितने, ये सारे जो हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। जैसे कौन गाना गा रही हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी इनके अंत में आएगा। कौन गाना गा रही हैं। वह क्या लाया, प्रश्न पूछा है, वह क्या लाया। किसकी पुस्तक पढ़ी है, यहाँ पर भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो सारे शब्द हैं जो लाल रंग में आप देख पा रहे हैं, कौन, क्या और किसकी, ये सारे सर्वनाम शब्द प्रश्न पूछने का बोध कराने के कारण प्रश्नवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएंगे। ठीक है साथियों, आगे देखिए पांचवा प्रकार। पांचवा प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से वाक्य में आई संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट किया जाए, अथवा जो प्रधान वाक्य से आश्रित वाक्यों का संबंध जोड़ते हैं। साथियों, इसका प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य, इसका वाक्य का वीडियो मैंने अपने चैनल पर पहले से ही अपलोड कर दिया है। उसमें आप जान पाएंगे कि प्रधान वाक्य क्या होता है और आश्रित वाक्य क्या होता है। तो उनमें भी संबंध जोड़ने का कार्य यह करते हैं। उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम शब्द वाक्य में संज्ञा और सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। संबंध कारक की विभक्तियों का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी को यदि उत्तम, मध्यम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जोड़ दिया जाए, तो बनने वाला जो रूप होगा वह संबंधवाचक सर्वनाम में होगा। यानी जो संबंध कारक की जो विभक्तियां हैं, इन्हें अगर उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के साथ जोड़ दिया जाए, तो जो शब्द बनेगा वह संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा। जैसे देखिए, जो, सो, वह, जो, जिसे, वही, जिसको, उसको, का, के, की, जिसे, उसे, जिसकी, उसकी, जितना, उतना, ना, ने, नी, ये जो शब्द जुड़ पा रहे हैं पीछे, तेते, जेती, जैसी, वैसी, जिसने, उसने आदि, यह सारे शब्द जो हैं इनका प्रयोग वाक्य में युग्म रूप में होता है। देखिए वाक्य देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यानी यहाँ पर जो संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द हैं उनका संबंध बताया जा रहा है कि जैसा ही करोगे वैसा ही भरोगे। मतलब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से है। मेरा जो भाई तुम्हें मिला था वह सामने खड़ा है, तो यहाँ पर भी इस वाक्य का इस वाक्य से संबंध बताने के कारण यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है साथियों, अंतिम प्रकार देखिए, छठा प्रकार निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिन्हें बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जहां पर बोलने वाला कर्ता स्वयं अपने लिए जिन शब्दों का प्रयोग करेगा उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे कि आप, अपना, स्वयं, स्वतः, खुद, निज, अपने आप।
यह बोलने वाला कर्ता यानी उत्तम पुरुष अपने लिए प्रयोग करेगा, यानी अपने आप के लिए प्रयोग करेगा। जैसे कि मैं अपना खाना बना रहा हूं, तो यहाँ पर बोलने वाला कर्ता है मैं, और मैंने अपने लिए ही इस अपना शब्द का प्रयोग किया कि मैं अपना खाना बना रहा हूं। तो यहाँ पर अपना जो शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आएगा, और मैं जो है पुरुषवाचक सर्वनाम है और उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है। बच्चा अपने आप सीढ़ियां चढ़ गया, तो यहाँ पर बच्चे के लिए प्रयोग किया गया है, स्वयं के लिए। मैं खुद पत्र लिखूंगा, तो यह खुद जो शब्द है वह मैंने अपने लिए ही प्रयोग किया है। इसके कारण अपना, अपने आप और खुद शब्द जो हैं बोलने वाला कर्ता अपने लिए प्रयोग कर रहा है, जिसके कारण यह निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार पूरे पढ़ लिए हैं। अब हम पद परिचय इन सर्वनाम शब्दों का जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम पद के बारे में जानेंगे, पद परिचय करने से पूर्व कि पद किसे कहते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं, यानी वाक्य में जो भी सार्थक शब्द प्रयोग किया जाता है वह पद के नाम से जाना जाता है। अर्थात जब सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में कर लिया जाता है तो वह पद कहलाता है। यानी किसी स्वतंत्र शब्द का प्रयोग जब वाक्य में हो जाता है तो वह वाक्य में पद के नाम से जाना जाता है। जो पद है वह वाक्य में वाक्य के अर्थ को पूर्ण करने में सहयोग करता है। जैसे राम घर जाता है, तो इस वाक्य में 3 सार्थक शब्द हैं, राम है, घर है और जाता है। परंतु इन शब्दों का प्रयोग वाक्य में हो जाने के कारण यहाँ पर राम भी एक पद कहलाएगा, घर भी एक पद कहलाएगा और जाता है भी एक पद कहलाएंगे। ठीक है साथियों, अब हम जानेंगे पद परिचय। पद परिचय, पद परिचय में देखिए, वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्दों यानी पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। यानी जब सार्थक शब्दों का व्याकरणिक परिचय दिया जाए। अब व्याकरणिक परिचय क्या होगा? व्याकरणिक परिचय में हम उस शब्द के भेद के बारे में बताएंगे, उसके उपभेद के बारे में बताएंगे, उसके लिंग के बारे में बताएंगे, वचन के बारे में बताएंगे, कारक आदि का परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख करेंगे। तो वह एक प्रकार से व्याकरणिक दृष्टि से उसका उस पद का पद परिचय होगा और वही कहलाता है पद परिचय। अर्थात वाक्य में प्रयुक्त सार्थक शब्दों यानी पदों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदान्वय कहते हैं। ठीक है, तो हमने सर्वनाम परिभाषा जान ली है, सर्वनाम के प्रकारों को अच्छी तरीके से समझ लिया है, पद जान लिया है किसे कहते हैं, पद परिचय जान लिया है कि कैसे करना है। अब हम सर्वनाम पदों का पद परिचय जानेंगे कि वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम पदों का पद परिचय हम किस प्रकार कर सकते हैं। तो देखिए, सर्वनाम शब्द का पद परिचय। किसी भी सर्वनाम पद के पद परिचय हेतु निम्न 5 बातें हमें बतानी होगी। सर्वनाम, देखिए जो 5 बातें हमें बतानी हैं, सबसे पहले हमें बताना है कि सर्वनाम का भेद या उपभेद, यानी सर्वनाम का कौन सा भेद है। अभी हमने सर्वनाम के भेद पढ़े हैं, जिनमें पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम जाने थे। तो पहला हमें बताना है सर्वनाम का भेद व उपभेद। दूसरा हमें बताना है उसका लिंग, यानी उस पद का क्या लिंग है, अर्थात वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तीसरा हमें बताना है वचन, कौन सा वचन है, एक वचन है या बहुवचन है। चौथा हमें बताना है उसका कारक, कौन सा कारक है। जो 8 कारक होते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो इन 8 कारकों में से कौन सा कारक है वह बताना है। और जो 5वीं बात बतानी है वह है क्रिया के साथ संबंध, यानी उसका क्रिया के साथ क्या संबंध है
उसको जानने के लिए हम कारक के अनुसार जो है सर्वनाम पद का उस क्रिया के साथ संबंध जान सकते हैं और उसे किस प्रकार लिखेंगे। यदि सर्वनाम शब्द कर्ता कारक है तो लिखेंगे अमुक क्रिया का कर्ता, यानी जैसे चलता है क्रिया है तो इसका ऐसे होगा कि चलता है क्रिया का कर्ता। ठीक है साथियों, तो इन 5 बातों को हम ध्यान में रखते हुए सर्वनाम शब्द का पद परिचय जानेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला उदाहरण लेते हैं हम। मैं पुस्तक पढ़ता हूं। यह जो एक वाक्य है इसमें रेखांकित पद है मैं। हमें इसका पद परिचय करना है। परीक्षा में भी ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। आपको एक वाक्य देंगे और उनमें से किसी एक पद के नीचे रेखा खींचेंगे और कहेंगे कि रेखांकित पद का पद परिचय कीजिए। तो यहाँ पर जो मैं जो शब्द है उसका हमें पद परिचय करना है। उसके लिए हमें 5 बातें याद रखनी है। सबसे पहले सर्वनाम का भेद व उपभेद बताना है, लिंग बताना है, वचन बताना है, कारक बताना है और क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। तो देखिए अब हम इसका पद परिचय करते हैं। मैं का पद परिचय इस प्रकार होगा। अब मैं चूंकि सर्वनाम शब्द है तो कौन सा सर्वनाम है? मैं यानी मैं अपने लिए प्रयोग कर रहा हूं, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम हम सबसे पहले लिखेंगे। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष। तो मैं चूंकि बोलने वाला है, लिखने वाला है तो उत्तम पुरुष होगा। पढ़ता हूं पुल्लिंग यानी लिंग, हमें दूसरा बताना है लिंग कौन सा होगा, पुल्लिंग होगा। वचन कौन सा होगा, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, निश्चित तौर पर एक वचन। फिर बताना है कारक, कारक कौन सा है, कार्य करने वाला है अर्थात मैं, कर्ता कारक। और जो 5वां जो बताना है क्रिया के साथ संबंध, तो क्रिया हमारी है पढ़ता हूं। तो पढ़ता हूं क्रिया का यह कर्ता, तो इस प्रकार लिखेंगे कि पढ़ता हूं क्रिया का कर्ता। ठीक है, तो यह पद परिचय हो गया। सबसे पहले हमने बताया सर्वनाम का भेद बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम, उपभेद बताया, उत्तम पुरुष, लिंग बताया, पुल्लिंग, वचन बताया, एक वचन, कारक बताया, कर्ता कारक और क्रिया के साथ संबंध बताया। चूंकि क्रिया है पढ़ता हूं तो हम जैसे कि जैसी जो क्रिया है वह यहाँ पर लिख देंगे इन्वर्टेड कोमा में, पढ़ता हूं। अब इसका संबंध क्या है, यानी यह मैं जो है वह क्रिया का क्या लगता है, तो वह कर्ता लगता है अर्थात ये जो कारक है वही इसका यहाँ पर संबंध होगा अर्थात पढ़ता हूं क्रिया का कर्ता। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखिए। तुम कल कहाँ गए थे। यह जो दूसरा वाक्य है इसमें रेखांकित पद है तुम, इसका पद परिचय हम जानते हैं। तुम पुरुषवाचक सर्वनाम है क्योंकि सुनने वाले के लिए प्रयोग हुआ है। पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा है, मध्यम पुरुषवाचक है। यह सर्वनाम का भेद व उपभेद हो गया, पहला हो गया। लिंग कौन सा है, तुम कल कहाँ गए थे, पुल्लिंग है। तुम शब्द है तो वचन बहुवचन है। कारक कहने वाला है, कर्ता कारक, और गए थे क्रिया है तो क्रिया का कर्ता। ठीक है साथियों, इस प्रकार 5 प्रकार से हमने इनका पद परिचय जान लिया। 5 बिंदुओं से सर्वनाम का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ उसका संबंध। तीसरा उदाहरण देखिए। वह किसी बात का बुरा नहीं मानती। तो यहाँ पर वह रेखांकित पद है। अब हम इसका पद परिचय जानेंगे। वह पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक में हम किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयोग कर रहे हैं इसलिए अन्य पुरुष हो गया। बुरा नहीं मानती स्त्रीलिंग शब्द है, मानती हैं तो एक वचन है, कर्ता कारक, और मानती हैं क्रिया का कर्ता। ठीक है, इस प्रकार इन 5 बिंदुओं से अर्थात सर्वनाम का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध के द्वारा हम सर्वनाम पद का पद परिचय जान सकते हैं। और उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण क्या है, यह मेरी पुस्तक है। यह मेरी पुस्तक है। हमें इन्हीं प्रकार से 5 बिंदुओं के आधार पर पद परिचय करना है। तो देखिए पद परिचय, यह मेरी पुस्तक है। तो यह सबसे पहले हमें यह देखना है कि यह जो शब्द है वह कौन सा सर्वनाम का प्रकार है।
तो यहाँ पर निश्चित तौर पर कहा गया है कि यह मेरी पुस्तक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम यहाँ पर होगा पुस्तक है, चूंकि स्त्रीलिंग शब्द है स्त्रीलिंग होगा, वचन एक वचन होगा और कारक है तो कर्ता कारक। अब क्रिया के साथ जो संबंध बताना है, चूंकि इसमें कोई क्रिया नहीं है, केवल है जो है एक सहायक क्रिया है, न कि मुख्य क्रिया है, जिसके कारण हमने यहाँ पर क्रिया के साथ संबंध नहीं बताया है। दूसरा उदाहरण देखिए, वे मेरे भाई बहन हैं, तो इसमें जो वे शब्द है वह सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? देखिए पद परिचय निश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि निश्चित है कि वे मेरे भाई बहन हैं, पुल्लिंग है, भाई बहन है, बहुवचन है और कर्ता कारक है। यहाँ पर भी क्रिया नहीं है, केवल सहायक क्रिया है, मुख्य क्रिया नहीं है, जिसके कारण हमने क्रिया के साथ इसका संबंध नहीं बताया। है ही नहीं क्रिया तो कैसे संबंध बताएंगे? तो उसके आधार पर यह पद परिचय हो गया। आगे और उदाहरण देखिए, उदाहरण 3 पहला है वह कुछ खा रहा है। अब हम इसका पद परिचय करेंगे, तो कुछ जो है वह सर्वनाम का कौन सा प्रकार होगा? वह कुछ खा रहा है, पता नहीं है हमें, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसमें होगा कि वह क्या खा रहा है, हमें पता नहीं है, कुछ खा रहा है। पुल्लिंग है, खा रहा है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्म कारक होगा, क्योंकि कुछ जो चीज होगी, जैसे भोजन खा रहा है तो क्या खा रहा है, भोजन कर्म हो जाएगा, और खा रहा है क्रिया का कर्म, यह क्रिया के साथ उसका संबंध हमने बता दिया। ठीक है। दूसरा देखिए, कौन गाना गा रही है, तो यहाँ पर कौन गाना गा रही है यह एक प्रकार से प्रश्न के तौर पर किया गया है। तो देखिए, परंतु यहाँ पर आप देखेंगे कि कौन प्रश्न के रूप में प्रयोग होने के कारण सर्वनाम का जो प्रकार होगा वह प्रश्नवाचक सर्वनाम यहाँ पर माना जाएगा। कौन गाना गा रही है तो स्त्रीलिंग होगा, एक वचन, कर्ता कारक, यानी कौन कर्ता के बारे में पूछा गया है, और गा रही है क्रिया की कर्ता हो जाएगा, यानी क्रिया का कर्ता। तो इस प्रकार इन 5 प्रकारों से हमने सर्वप्रथम सर्वनाम का भेद बताना है, फिर लिंग बताना है, फिर कारक बताना, वचन बताना है, फिर कारक, और फिर क्रिया के साथ संबंध बताना है अगर क्रिया वाक्य में उपस्थित हो। ठीक है। आगे देखिए, उदाहरण 4, यह उदाहरण देखिए, यह वही कार है जिसे कोई चुरा कर ले गया था। इस वाक्य में जो सर्वनाम शब्द हैं यह जिसे कोई चुरा कर ले गया, तो इसमें जो लाल रंग के आप शब्द देख पा रहे हैं वह सर्वनाम पद हैं, हमें इनका पद परिचय करना है। तो सबसे पहले हमें यह पहचानना है कि यह शब्द जो है वह कौन सा सर्वनाम का प्रकार है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, और वही कार है, तो कार के अनुसार यह स्त्रीलिंग हुआ, एक वचन, संबंध बता रहा है कार के साथ कि यह वही कार है, तो संबंध कारक यहाँ पर होगा, और कार संज्ञा शब्द से उसका संबंध है, जिसके कारण यह हमने क्रिया के नहीं बल्कि संज्ञा शब्द के साथ इसका संबंध बताया है। चूंकि संबंध कारक है, इसके कारण कार संज्ञा शब्द से इसका संबंध बताया जाएगा। तो यह का पद परिचय हुआ निश्चयवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, एक वचन, संबंध कारक, कार संज्ञा शब्द से संबंध। अब जिसे का देखिए, जिसे संबंधवाचक सर्वनाम, यानी संज्ञा शब्दों से या सर्वनाम शब्दों का जो संबंध बताता है, संबंधवाचक सर्वनाम, स्त्रीलिंग, कार की जगह प्रयोग हुआ है, जिसे यानी जिसे अर्थात कार को, यानी स्त्रीलिंग शब्द हुआ जिसे, वचन, एक वचन, कर्म कारक, और चुरा कर ले गया क्रिया का कर्म, तो इसका पद परिचय होगा संबंध कारक, स्त्रीलिंग, एक वचन, कर्म कारक, और चुराकर ले गया क्रिया का कर्म। ठीक है। अब हम कोई का पद परिचय जानेंगे। तो कोई जो है पता नहीं है कौन है, तो प्रकार कौन सा होगा सर्वनाम का? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पुल्लिंग किसी व्यक्ति के लिए प्रयोग होगा, पुल्लिंग, एक वचन, कर्ता कारक, चुरा कर ले गया क्रिया का कर्ता।
तो इन 5 प्रकार से हमने इनका पद परिचय जान लिया। सर्वनाम का सबसे पहले प्रकार जानेंगे, फिर उसका लिंग, उस पद का, फिर वचन, फिर कारक और फिर क्रिया के साथ उसका संबंध। ठीक है, अगला देखिए उदाहरण 5, मैं अपना खाना बना रहा हूं। इसका पद परिचय हम जानेंगे। तो इसमें मैं एक सर्वनाम शब्द है और अपना भी सर्वनाम पद है। तो इनका पद परिचय सबसे पहले मैं का देखिए, मैं अपना खाना बना रहा हूं। तो मैं पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष। फिर बताना है लिंग, तो लिंग पुल्लिंग। फिर बताना है वचन, तो एक वचन। फिर बताना है कारक, तो कर्ता कारक, क्योंकि ये करता है, मैं अपना खाना बना रहा हूं। और क्रिया जो है बनाना यानी बना रहा हूं, क्रिया का कर्ता। ठीक है, अब आता है अपना। तो जो अपना शब्द है वह निजवाचक सर्वनाम यानी यह जो मैं है, इसने अपने लिए इस शब्द का प्रयोग किया है। यानी जहां पर बोलने वाला स्वयं अपने लिए जिस शब्द का प्रयोग करता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो अपना निजवाचक सर्वनाम हुआ, पुल्लिंग है, अपना खाना बना रहा हूं, पुल्लिंग है, एक वचन है। संबंध कारक यहाँ पर है, यानी खाने से संबंध बता रहे हैं कि अपना खाना, तो खाना के साथ इसका संबंध है, जिसके कारण यह संबंध कारक में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हमने पद परिचय पूरा जान लिया है सर्वनाम पदों का, कि सर्वनाम पदों में पद परिचय बताते समय हमें 5 बातें ध्यान में रखनी है, जिनमें सबसे पहले सर्वनाम का भेद या उपभेद बताना है, फिर उसका लिंग बताना है, फिर वचन बताना है, फिर कारक बताना है और अंत में क्रिया के साथ उसका संबंध बताना है। यदि मुख्य क्रिया हो तो संबंध बताना है, क्रिया नहीं है तो हम संबंध नहीं बता पाएंगे। ठीक है साथियों, तो इस प्रकार यह सर्वनाम व सर्वनाम पदों का पद परिचय पूर्ण हुआ। इस वीडियो को बनाने के लिए एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों और इंटरनेट का इस्तेमाल किया गया है, तो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने बड़े मनोयोग पूर्वक इस वीडियो को सुना और देखा। धन्यवाद।